वेलकम टू रेडिएशन एकेडमी। रेडिएशन एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे आर्थिक समृद्धि और विकास। उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे और कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। मैं सोच रहा हूँ आज उसको भी कंप्लीट करवा दूँ आप लोगों को, और फिर इसके बाद नियोजन हम लोग शुरू करेंगे, प्लानिंग। तो उसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 आप लोगों को स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। ये वह है क्वेश्चन, मानव निर्धनता सूचकांक के स्थान पर बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का प्रयोग किस वर्ष किया गया। क्वेश्चन कह रहा है, मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि असमानता समायोजित 2010 में एचडीआर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में वर्ष 2010 में जीवन प्रत्याशा सूचकांक, आय सूचकांक और साक्षरता सूचकांक के स्थान पर 3 सूचकांक नए जोड़े गए थे। असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक और लिंग असमानता सूचकांक। और बहुआयामी गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। सूचकांक 3 सूचकांक जोड़े गए थे, जीवन प्रत्याशा सूचकांक, साक्षरता सूचकांक और आय सूचकांक के स्थान पर 2010 में ये 3 नए सूचकांक जोड़े गए थे। उसी चीज़ को पूछ रहा है क्वेश्चन कि मानव निर्धनता सूचकांक के स्थान पर बहुआयामी निर्धनता सूचकांक किस वर्ष जोड़ा गया एचआरडीपी की रिपोर्ट में। तो उसमें आपका ए है, ये जो दिया हुआ है आपका ऑप्शन ए, वो दिया है 1987, बी 2008, सी 2011, और आपका डी है, यह है 2010। तो ये 2010 में जोड़ा गया था, तो आपका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 100, क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 ये है। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 100 है, एक क्वेश्चन और पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 100 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक आर्थिक समृद्धि का परिचायक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक समृद्धि का परिचायक है। इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ए, वर्ष के दौरान स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि। ए, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि। और डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। सी कह रहा है प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र दोनों की विद्यमानता। उपरोक्त में से कोई नहीं।
सॉरी, ए कह रहा है वर्ष के दौरान स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि। बी कह रहा है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। सी कह रहा है किसी अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि। डी कह रहा है जनसंख्या में वृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तो इसमें से डी और सी, एक आइडिया आप लोगों को और बता दें कि अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो कुछ उससे जुड़ी हुई चीज़ें, उससे आगे पीछे चीज़ें आपके जहन में रहती हैं, वो आपको याद रहेंगी। तो उसके आधार पर ये पहले तो ये गेस कर लीजिए, खास करके सिविल की परीक्षा में, कि ये तो नहीं हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता है। तो उसमें कम से कम जैसे इस क्वेश्चन में डी और सी, किसी अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि। मैंने आप लोगों को जब नेशनल इनकम बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि राष्ट्रीय आय में अगर चालू कीमतों में वृद्धि के कारण किसी जीएनपी में वृद्धि हो रही है तो वह आर्थिक विकास का वास्तविक मापक नहीं है, क्योंकि मूल्यों में वृद्धि के कारण जीएनपी में वृद्धि शो कर देती है, तो ये नहीं हो सकता है। डी क्या कह रहा है जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तो जो अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही, जनसंख्या में वृद्धि हो रही, पता नहीं जनसंख्या की वृद्धि राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर से कम या अधिक है, ये भी नहीं क्लियर है। तो ये भी नहीं हो सकता है। वर्ष के दौरान स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि। वर्ष के दौरान स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ये तो कुछ लग रहा है कि ये आंसर हो सकता है, लेकिन उससे पहले हम बी वाला देखें। क्या कह रहा है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। यानी मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। अगर मूल्यों में वृद्धि 2 से 3% के बीच में हो रही है, मूल्यों में वृद्धि अगर 2 से 3% के बीच में हो रही है तो इसको स्थिरता के साथ आर्थिक विकास कहा जाएगा। और ये कन्फर्म है, ये बिल्कुल 100% श्योर है कि आर्थिक विकास के लिए धन की आवश्यकता होती है, और जो अगर धन लगाया जा रहा है तो करप्शन और महंगाई दोनों साथ साथ चलेंगे, लेकिन महंगाई ऐसा ना हो कि 5 से 10% के बीच में हो, तो ये किसी अर्थव्यवस्था के लिए घातक हो जाएगा और ये कहा जाएगा कि संबंधित अर्थव्यवस्था विकास की ओर नहीं अग्रसर है बल्कि पीछे की ओर जा रही है। तो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, ये नारा दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में, और आर्थिक विकास का समुचित मापक यही है कि जो आपका क्वेश्चन कह रहा है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि, यानी प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि हो रही है वह मूल्यों में 2 से 3% के बीच में ही वृद्धि हो, तब उसको क्या माना जाएगा कि वास्तव में किसी अर्थव्यवस्था या किसी देश का विकास हो रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसमें आंसर आपका होगा बी। क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इसका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है। व्यक्ति और राज्य दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं कि यह व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है। इसमें आपका क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 102 है। क्वेश्चन नंबर 102 है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था। तो इसमें ये कह रहा है कि 102 में कह रहा है कि किसी देश की आर्थिक विकास की सर्वाधिक उपयुक्त माप है नहीं 101 है, क्वेश्चन नंबर 101 है। ये क्वेश्चन कह रहा है
कि विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? व्यक्ति के हितों की सुरक्षा करता है, राज्य के हितों की सुरक्षा करता है, व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो जाहिर सी बात है कि अगर सिर्फ व्यक्ति की हितों की सुरक्षा करता है और राज्य के हित की सुरक्षा नहीं करता है, यानी सरकार के हित की सुरक्षा नहीं करता है, तो सरकार नहीं रहेगी तो योजना कौन बनाएगा, नीतियाँ कौन बनाएगा और उसको क्रियान्वित कौन करेगा? अगर सिर्फ राज्य के हित की सुरक्षा करता है तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी संबंधित राज्य में, यानी व्यक्ति के हितों की सुरक्षा नहीं होगी। तो इसलिए व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है और इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी। आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो बहुत अच्छा क्वेश्चन IAS 2013 में पूछा गया है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि ए, ये आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर 2013 पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि ए, विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होती है, बी, एक्स में जनसंख्या वृद्धि होती है, सी, एक्स में पूंजी निर्माण होता है, डी, विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है। तो विश्व अर्थव्यवस्था में डी वाले पर आप जाइए, नीचे से शुरू करते हैं। डी वाला देखिए क्या ऑप्शन दे रहा है। कह रहा है कि विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है। अगर किसी देश का विदेशों से व्यापार लेन देन यानी आयात और निर्यात बढ़ता है तो वह आर्थिक समृद्धि का मापक उसको नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। तो ये तो नहीं हो सकता इसका आंसर। फिर उसके बाद एक्स क्या कह रहा है? एक्स में पूंजी निर्माण होता है। एक्स में पूंजी निर्माण होता है मानी एक्स देश में पूंजी निर्माण होता है। पूंजी निर्माण का मतलब क्या होता है कि निवेश किया जाए, पहले इससे एक कदम और आगे आ जाइए, बचत किया जाए। बचत करेंगे तभी तो निवेश करेंगे, और बचत तभी करेंगे जब आय हमारी बढ़ेगी। गरीबी का दुष्चक्र हमने बताया था आप लोगों को। आय अगर हमारी बढ़ेगी तो क्या होगा? हम बचत करेंगे, बचत करेंगे तो क्या? निवेश करेंगे, निवेश करेंगे तो क्या होगा? पूंजी निर्माण होगा। ठीक। और इसमें क्या कह रहा है कि एक्स में जनसंख्या वृद्धि होती है, बी वाला ऑप्शन है। तो जनसंख्या वृद्धि किसी देश के विकास का या समृद्धि का मापक नहीं है। अच्छा, ए क्या कह रहा है कि विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होती है। ये कह रहा है कि विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होती है। तो अब हमको आंसर समझ जाना चाहिए क्या होगा। ए और सी में से कोई होगा, या तो ए होगा या फिर सी होगा। बी और सी तो नहीं, बी और डी तो नहीं हो सकते। चाहे ए आंसर होगा और चाहे सी आंसर होगा। ए क्या कह रहा है कि पूंजी निर्माण हो रहा है उस देश में। सी कह रहा है एक्स में पूंजी निर्माण होता है। ए कह रहा है विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होती है। तो पूंजी निर्माण तभी होगा जब तकनीकी प्रगति होगी। तो इसका मतलब कि आपका आंसर हो गया आपका सी, पूंजी निर्माण होता है। तकनीकी प्रगति होगी तो जाहिर सी बात है, तो जब नई तकनीक आएगी तो और बचत आय भी बढ़ रही है, बचत भी हो रहा है, निवेश भी हो रहा है, तो पूंजी निर्माण होगा। इसका मतलब इसका आंसर सी है। अब
हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इरेज कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जो पूछा गया है, ये भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नहीं सॉरी, अब कोई क्वेश्चन नहीं, वो दूसरे चैप्टर से नेशनल इनकम से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेशनल इनकम में भी मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए थे, और मैं तो ये आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, कि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिविल परीक्षाओं में, और हमको किस तरीके से उनको टैकल करना है। मेन चीज़ होता है कि विषय की समझ और क्वेश्चन टैकल करने की ट्रिक अगर आप जानते हैं तो ना आते हुए भी मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो जैसे मैंने अभी बताया कि ABC हमने देखा कि अच्छा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है, तो दो कोई ऑप्शन मिलेगा कि अच्छा A हो सकता है या C हो सकता है, तो उसमें से A हो सकता है, C हो सकता है। थोड़ा सा और ज़हन आप दौड़ाइए, तर्क वितर्क करिए, तो आपका आंसर निकल करके चला आएगा। अभी जैसे मैंने बताया था कि पूंजी निर्माण, अगर किसी देश में पूंजी निर्माण हो रहा है तो पूंजी निर्माण तभी संभव है जब उस संबंधित देश में तकनीकी प्रगति होगी, और पूंजी निर्माण तभी होगा जब तकनीकी प्रगति होगी। निवेश होगा, निवेश तभी होगा जब आय में वृद्धि होगी, और जब आय में वृद्धि होगी तो बचत होगी, बचत होगा तो निवेश होगा, निवेश होगा तो पूंजी निर्माण होगा। क्यों? कि नई नई तकनीकें आई हुई हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन सॉल्व करवाने का सिर्फ एक मकसद है कि आप क्वेश्चन को टैकल करना सीख जाइए, उसको किस तरीके से हमको सॉल्व करना है ये सीख जाइए, इसीलिए सॉल्व करवाया जा रहा है। यह बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। अगर कोई ये कहता है कि जो मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, हूबहू यही क्वेश्चन रहेगा, तो ये आपके साथ वास्तव में छल हो रहा है। ईमानदारी से आपको समझाने और बताने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। बस आज हम यहीं पर इसको समाप्त करेंगे। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.